हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के इस बुलेटिन की। बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 21 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य और पत्रकारिता से लेकर चिकित्सा, शिक्षा और महिला उत्थान सहित 31 अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वालों को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। इस मौके पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भी हुआ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य के नागरिकों को इस मौके पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि नृत्य के बाद अब कला और साहित्य को भी मंच दिया जाएगा। जनवरी में छत्तीसगढ़ लोक कला साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्यपाल ने अलग अलग 31 क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। IBC 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को टीवी पत्रकारिता के लिए चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी सम्मान पाने वालों को बधाई दी। की ओर से आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। वास्तव में यह पुरस्कार किसी विशेष क्षेत्र में किए गए कार्य के प्रति सम्मान है। इससे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में एक महत्ता स्थापित होती है, मनोबल बढ़ता है, साथ ही समाज के अन्य लोगों को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। ये सब पुरखा मन खूब छत्तीसगढ़ राज्य भर पूरा जीवन खपाइस वो साहित्यकार मतलब भी स्मरण करेंगे जिन छत्तीसगढ़ के आंदोलन में ओकर मन के योगदान रहे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर समाज के विभिन्न क्षेत्र में जिन आपके योगदान है और राज्यपाल महोदया के हाथ से आप अलंकरण हुई और विभाग के सब अधिकारी मतलब बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस अवसर पर सभी मंत्रियों के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और दूसरे विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। स्थापना दिवस पर संस्कृति विभाग की 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य की विकास यात्रा और सांस्कृतिक समृद्धि को और तेजी से आगे ले जाने के लिए कई नई पहल करने का ऐलान किया। बहुत हुनर हमारे गांव-गांव में बिखरे पड़े हैं, वो मतलब भी हमल मौका देना है और राष्ट्रीय युवा दिवस से 3 दिन के 12, 13, 14 जनवरी को छत्तीसगढ़ लोक साहित्य कला एवं युवा महोत्सव के आयोजन किए जाएंगे। वास्तविक में ये राज्योत्सव पूरा प्रदेश के अंदर खुशी के अवसर रखे और ये खुशी के अवसर आज हम लोग जो मिले हवे तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं ये अवसर पर बहुत बहुत नमन करता हूँ। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति के जरिए इस युवा और संभावनाओं से भरे राज्य की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की। 21 साल के हो चुके छत्तीसगढ़ ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय के सहारे कई चुनौतियों को पार किया। युवा जोश और अनुभव के साथ विकास की राह पर प्रदेश को और कई नए आयाम स्थापित करने हैं। जय जोहार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इधर दिवाली से पहले सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को सौगात दी है। राज्योत्सव के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 1510 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1500 करोड़ रुपए शामिल है।
साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, गोठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली 10 करोड़ 81 लाख की राशि भी शामिल है। सीएम भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि हम छत्तीसगढ़ियों के लिए आज सबसे बड़ा त्योहार है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना पूरा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बीते 3 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में खेती किसानी खूब फली फूली है और समृद्ध हुई है। 1500 करोड़ रुपए की सौगात। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। गोधन न्याय योजना में 10 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान भी किसानों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में आज की किस्त को मिलाकर इस साल 4,548 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में सैकड़ों लोगों को सदस्यता दिलाकर इस अभियान की शुरुआत की है। आज से कांग्रेस पूरे देश में मार्च 2022 तक इस अभियान को चलाएगी। इसके माध्यम से देश भर में करोड़ों लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए पीसीसी ने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2017-18 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने 6,02,000 सदस्य बनाए थे। इन्हीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के दम पर 2018 में कांग्रेस की वापसी हुई थी। कांग्रेस ने नए सदस्यों के लिए 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे प्रमुख, नए सदस्य की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, सदस्य खादी पहनने वाला हो और मादक पेय या नशीले पदार्थों का सेवन ना करे। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमारी नकल करके कांग्रेस ने अभियान की शुरुआत की है। मोहन मरकाम जी की जो टीम है, उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 10 लाख का। जनसंख्या भी बढ़ी है, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान और विश्वास भी बढ़ा है। भी साथियों से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के सदस्य बनाएं, कांग्रेस की रीति नीति पे चलने का संकल्प दिलाएं। 10 लाख छत्तीसगढ़ में टारगेट हमने रखा है। पिछले बार 6 लाख से अधिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने थे और आज उसकी विधिवत शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। सदस्यता अभियान की बात आ रही है। पिछले बार ये लोग प्रयास किए और इनकी सदस्यता अभियान रास्ते में अटक गई। इससे अच्छा सदस्यता अभियान को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस सदस्यता अभियान का अस्तित्व तो इसलिए नहीं है कि जब ऊपर तक उसमें संगठनात्मक रूप से उसकी प्रक्रिया का पालन हो तो उचित है। इसलिए उस सदस्यता अभियान ऐसा ही है। जितने हैं वही नहीं संभल रहे हैं और 10 लाख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाग्यजनक क्या हो तो सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या खराब स्थिति हो सकती। चलिए। और मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती जारी है। कल यानी कि 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने खासी तैयारियां की हैं। खासकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां शासकीय आदर्श महाविद्यालय नालदा में ईवीएम रखी गई है। मतगणना के लिए खंडवा संसदीय क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग रूम में 14 टेबल लगाए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। आपको बता दें कि खंडवा में मुख्य मुकाबला बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुर्नी के बीच है। और इसी के साथ पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव में भी काउंटिंग की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पृथ्वीपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी के शिशुपाल यादव और कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर के बीच है। जोबट में मुख्य मुकाबला बीजेपी की सुलोचना रावत और कांग्रेस के महेश पटेल के बीच है। रेगांव में मुख्य मुकाबला बीजेपी की प्रतिमा बागरी और कांग्रेस की कल्पना वर्मा के बीच है। इधर कल की काउंटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 4 सीटें जीतने का दावा किया है, तो वहीं कमलनाथ ने कहा है कि जनता सच्चाई का साथ देगी और कांग्रेस 4 सीट पर जीत हासिल करेगी।
और रैंडमाइजेशन भी जो काउंटिंग पार्टीज़ का होता है वो भी पूर्ण हो चुका है और कल सुबह स्ट्रॉन्ग रूम खोलने की कार्रवाई और उसके पश्चात पोस्टल बैलेट्स की पहले गिनती की जाएगी और उसके बाद में फिर ईवीएम्स की गिनती आधे घंटे बाद शुरुआत की जाएगी। तो 8 बजे कल काउंटिंग प्रारंभ होगी और 8:30 बजे से ईवीएम्स की काउंटिंग की जाएगी। और उसके बाद और किसी को भी मोबाइल वगैरह की परमिशन नहीं होगी, जिसको आरओ की तरफ से परमिशन प्राप्त है मात्र उसको भी मोबाइल की परमिशन इसमें दी जाएगी। और फिर तीसरा होगा जो काउंटिंग हॉल है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अलग से रहेगी और जो गैलरी जिसमें ईवीएम का मूवमेंट रहेगा वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। तो इस प्रकार से करीब इसमें 250 का बल और इसमें 5 डीएसपी और एडिशनल एसपी वगैरह इसमें पूरी सुरक्षा में लगे रहेंगे। और इधर रायपुर विकास प्राधिकरण का राजधानी रायपुर में बना इंद्रप्रस्थ प्रोजेक्ट गरीब लोगों को रुलाने लगा है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी ग्रुप के लोगों के लिए यहां फ्लैट बनाए गए हैं, लेकिन तय वक्त में इसे पूरा कराने में नाकाम आरडीए निर्माण एजेंसी से हर्जाना वसूलने की बजाय अब आम लोगों को निचोड़ने में लगा हुआ है। रजिस्ट्रेशन के वक्त की कीमत से 1 से सवा लाख रुपए तक ज्यादा वसूला जा रहा है। रायपुर के रिंग रोड के ठीक बाजू में तैयार ये बड़े बड़े अपार्टमेंट रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंद्रप्रस्थ प्रोजेक्ट की है। साल 2016 में जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सौगात बताया गया था, लेकिन 5 साल बाद लोग इसे आरडीए की मनमानी का रूप करार दे रहे हैं। 2016 में पंजीयन के वक्त कहा गया था कि 2019 तक फ्लैट तैयार कर पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन आरडीए की एजेंसी तय वक्त में घर नहीं बना सकी। 6 महीने बाद कोरोना आ गया। लंबी जद्दोजहद और भागदौड़ के बाद अब लोगों को मकान मिल रहा है, लेकिन अपनी गलती की सजा आरडीए गरीब लोगों को दे रहा है। लेट प्रोजेक्ट कॉस्ट और बढ़े मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 40 से 70 हजार रुपए ज्यादा वसूल रहा है। फ्लैट की बेस कीमत बढ़ी तो फिर मेंटेनेंस फीस भी बढ़ा दी गई। कुल मिलाकर लोगों से 1 से सवा लाख रुपए तक ज्यादा वसूला जा रहा है। रेट बढ़ा दिया, जो रेट कमिटमेंट किया था 479 वो रेट लगभग 45,000 के आसपास रेट बढ़ा दिया ईडब्ल्यूएस के लिए और एलआईजी में लगभग 70,000 रुपये बढ़ गए। उसके बाद फिर जीएसटी नहीं थी उस समय, तो जीएसटी फिर अब हम लोग को जीएसटी का भी भार पड़ गया। जी हाँ, ये पूरी की पूरी गलती आरडीए की है। दिक्कत ईडब्ल्यूएस वाले के साथ यही हो रहा है कि बहुत सारे हितग्राही पैसे की वजह से नहीं आ पा रहे और मकान तो 2 साल लेट हुआ। हम किराए में रहते थे, किराया पटाना पड़ा और आरडीए हर तरह से जो है हितग्राहियों पे बोझ डाल रहा है। सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है। यहाँ पे गंदगी देखिए आप कितनी तरीके से, मतलब पूरे बाउंड्री वाल नहीं है। मेंटेनेंस के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं कर रहा है, ना साफ सफाई ना रख रखाव में कुछ मतलब ध्यान दे रहे हैं। आम लोग भले सवाल कर रहे हों कि जब उनकी कोई गलती नहीं है तो उनसे 1 से सवा लाख ज्यादा क्यों वसूले जा रहे हैं, लेकिन आरडीए उनकी तकलीफ को कम करने की बजाय केंद्र सरकार और पूर्व की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे आरडीए के द्वारा कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है। जो पहले नियम बनाया है, जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है, अक्षरता उसका पालन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए इन लोगों को सब्सिडी मिलेगी। चूंकि इसमें सेंट्रल जीएसटी और राज्य की जीएसटी लगती है, तो सेंट्रल जीएसटी तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही लगाया गया है, जिसको हमारे द्वारा माफ नहीं किया जा सकता। मकान देने के नाम पर लोगों को खून के आंसू रुलाने के किस्से प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के खूब सुने थे, लेकिन आरडीए जैसा सरकारी विभाग भी ऐसी मनमानी कर सकता है, इसे शायद लोगों ने भी सोचा नहीं होगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और एक नजर बिग न्यूज पर। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 समिट में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा प्रभावित हैं। इसके साथ ही पीएम ने देश में चलाई जा रही कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में नल से जल और स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजे को एस्प्लेनेड कोर्ट ने 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को मुंबई की एक अदालत ने वजह के खिलाफ अवैध वसूली मामले में जारी पेशी वारंट पर रोक लगाने से इनकार किया था। अदालत ने कहा है कि आरोपी याचिका के जरिए ये कहते हुए सीधे अदालत का रुख नहीं कर सकता कि उसे कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाए।
मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की है। विजिलेंस चीफ ने बताया कि समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को भी विजिलेंस टीम ने वसूली के आरोपों को लेकर समीर से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी। आरएलडी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। जशपुर के पत्थल गांव में धर्मांतरण को लेकर हंगामा हुआ। चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण करा रहे लोगों को बीजेवाईएम और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन को लेकर युवाओं ने जमकर हंगामा भी किया। युवकों का आरोप है कि जटिल रोगों को दूर करने की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी की जा रही थी। फिलहाल पत्थल गांव पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक युवक सरगुजा जिले का निवासी है और रोगों को ठीक करने के बहाने धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहा था। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि सभा का आयोजन करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहाँ पर चालीसा वलीसा रख के इन लोग उनको ये सिखा रहे थे कि हम लोग के घर में, आप लोग के घर में जो भूत प्रेत है, जो आप लोगों को बीमारी है, वो आप लोग यीशु का प्रार्थना कीजिए, आप लोग इस धर्म में आइए, आप लोग का सारा समस्या खत्म होगा। तो हम लोग को पता नहीं था, बस हम लोग तो प्रार्थना के नाम से इसको बुलाए थे कि हम लोग के घर में ऐसे ऐसे हम लोग को तकलीफ हो रही है और हम लोग के घर में बड़े बुजुर्ग बस खाली एक ही है, तो थोड़ा सा डर लगने के कारण हम लोग इसको बुलाए थे। लिखित शिकायत के आधार पे आईपीसी की धारा 295A और धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है एवं आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के काले कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही ताजा मामला रीवा में सामने आया है, जहां ईओडब्ल्यू ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय के जीएसटी अधिकारी निशांत सागर को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है। दरअसल सराफा व्यापारी नीरज सोनी ने साल 2012 से जीएसटी रिटर्न नहीं भरा था, जिसे लेकर निशांत ने नीरज से 2 लाख रुपए की घूस की मांग की और न देने पर 50 लाख रुपए की रिकवरी बनाने की धमकी भी दी थी, जिससे परेशान होकर नीरज ने भ्रष्ट अफसर की शिकायत ईओडब्ल्यू से की। जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने निशांत को घूस की पहली किश्त 50,000 लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अब ईओडब्ल्यू नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रहा है। पंजीबद्ध किया गया और अपराध क्रमांक 75/21 को पंजीबद्ध करने के उपरांत आज ट्रैप की कार्रवाई की गई। अधीक्षक निशांत सागर को आज 50,000 रुपये रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।